हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे जिसे डीओई ने इशू किया है। और ये सैंपल पेपर आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको ये सैंपल पेपर दोनों यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और जैसा इस सैंपल पेपर का पैटर्न है ऐसा ही पैटर्न आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 है और ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस इनको आप रीड कर सकते हैं। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी ये रहा आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो इनको आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। The probability of happening of an event is 3/7. The probability of not happening of that event is। तो इंग्लिश मीडियम में हो गया। हिंदी मीडियम में देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है, उस घटना के न घटने की प्रायिकता होगी। तो हमसे घटना के न घटने की प्रायिकता पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी में एक चीज पता होगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग यानी कि घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट 3/7 दिया गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू हमें कितना दिया है 3/7। और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट यानी कि घटना के न घटने की प्रायिकता हमसे पूछा है, यानी कि ये हमसे पूछा है। तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे इक्वल में 1। तो 3/7 को इधर लेके जाएंगे, इधर हमारा बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट और ये 1, 3/7 इधर जाके -3/7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 -3 और नीचे ये हमारा 7 आएगा। तो 7 - 3 ये हो जाएगा 4/7। तो 4/7 आ गया। ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ठीक है, यानी कि घटना के न घटने की प्रायिकता हमारा 4/7 है। तो इसलिए हमारा इसमें ये बी पार्ट जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमें दिया गया है, एंड ये हमें दिया गया है इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इज। तो हमसे इसमें m की वैल्यू पूछा गया है और हमें ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं जिसके हमें बोला गया है कि नो सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो m की वैल्यू हमसे पूछा है। और हिंदी मीडियम में ये आप देख सकते हैं m का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय ये और ये का कोई हल नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें m का वो वैल्यू, m का वो मान बताना है जिसके लिए ये जो हमें समीकरण दिए गए हैं इनका कोई हल नहीं हो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से। हमारा जो हमें दिया गया है इक्वेशन उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0 और सेकंड इक्वेशन हमें ये दिया गया है 2x - my = -9। तो सबसे पहले इस -9 को हम इक्वल के इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - my, ये -9 इधर आके क्या हो जाएगा +9 इक्वल में 0 बचेगा। तो
हमें बोला गया है कि कोई हल नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? ये होता है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारा नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। ये आपको अच्छे से आता होगा, ये आपको पता होगा अच्छे से। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a1 होता है, तो यहाँ पर 6 है, तो a1 की वैल्यू 6 पुट करेंगे अपॉन a2 होता है हमारा सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे इक्वल में b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट जो कि -3 है, एंड b2 क्या है? तो b2 हमारा होता है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, यहाँ पर -m है, तो -m पुट करेंगे। अब इसी से हमारा m की वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6m इक्वल में 2 का 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर m बचेगा, ये 6 ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, तो m की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितना आ गया? 1 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। तो ये देखिए बी ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में बोला है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज डैश। तो आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है। यहां पर हिंदी मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूं। सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदा डैश होता है, तो 1 होता है। यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ ऑलवेज 1 हो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि जितने भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमें पोलिनोमियल दिया है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। तो इसमें हमें बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हमें दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में आप रीड कर सकते हैं। यदि बहुपद ये हमें दिया गया है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, थोड़ा इसको ध्यान से समझना आप। देखिए ये हमारा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें ये दिया गया है पॉलिनोमियल पी एक्स वेरिएबल में है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें a की वैल्यू क्या होगा, तो a की वैल्यू होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 1 कंसीडर करेंगे, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर -a हो रहा है। और c की वैल्यू क्या होगा, लास्ट वाला जो ये टर्म होता है जो कि -b है, तो ये हो जाएगा हमारा c की वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज इसका क्या फॉर्मूला होता है, -b अपॉन a होता है। तो यहां से ये -b हमारा देखिए b की वैल्यू क्या है, माइनस का a है। ठीक है, तो इसीलिए इस b की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस का a अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये a, तो ये प्लस का a हो गया। नीचे 1 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा सम ऑफ जीरोज a आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। तो c की वैल्यू देखिए -b है एंड a की वैल्यू 1 है,
तो माइनस बी अपॉन 1 इसका मतलब क्या है, माइनस बी है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर है। अब आगे देखना, हमसे पूछा क्या है, हमसे वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें, अब हम कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये होता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो है फॉर्मूला है वही हमारा है ये। तो अब क्या करेंगे इसमें, हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, ये हमने निकाला a, तो इसकी जगह पर हम a लिखेंगे, ये स्क्वायर उतारेंगे, इक्वल में अल्फा स्क्वायर ये हम उतार देंगे, प्लस बीटा स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस ये 2 और अल्फा इंटू बीटा है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हमने माइनस बी निकाला है इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू, तो इसकी जगह पर माइनस बी लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ए स्क्वायर एज इट इज, और यहां से ये 2 का माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2b हो जाएगा। माइनस 2b को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2b हो जाएगा। इधर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस 2b। तो हमसे यही तो पूछा गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2b आ गया, ये आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े ही इजीली अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, a quadratic polynomial sum of whose zeros is -3 and product is -10 is। तो इसमें हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा गया है जिसका सम ऑफ जीरोज -3 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -10 दिया गया है। इसी तरह से हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, पूछा है वह द्विघात बहुपद जिसके बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल -10 है होगा, यानी कि द्विघात बहुपद इनमें से कौन सा होगा जिनका शून्यकों का योग -3 और गुणनफल जो है -10 है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो जो फॉर्मूला है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें सम ऑफ जीरोज -3 दिया है। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमें -3 दिया गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -10 दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा -10 दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा गया है। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाता है तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -10 है तो -10 लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस और ये 10। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा 5th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज 6 देन एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज, यानी कि ये दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमें 6 दिया है, तो हमसे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम पूछा गया है। और
हिंदी मीडियम में आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। यदि HCF ये दोनों नंबर्स का 6 है तो LCM इन दोनों नंबर्स का क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोनों ये जो हैं सेम ही नंबर्स हैं, ठीक है, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में सेम ही नंबर्स होते हैं। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन हम, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल्स टू क्या होता है, जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में HCF 6 दिया है तो HCF की जगह पे 6 लिखेंगे, इनटू LCM हमसे पूछा है, इसको एज इट इज लिखेंगे A इंटू B, यानी कि दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं, 3, 3, 6 एंड 54। तो ये 3, 3, 6 और 54। अब हमसे LCM पूछा है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, 6 को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 336 इंटू 54 और ये 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। तो LCM कितना आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 54 का 4 हासिल 5, 3 9 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल 3, 3 9 27 और 3 हासिल 30, यानी कि इतना आ जाएगा। ये हमारा LCM हो गया 3024। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, ये रहा A ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए 6 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 6 का हमारा A ऑप्शन करेक्ट है। 7th में बोला है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234, 234 का हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया है। और हिंदी मीडियम में देखिए 234 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। तो इन चारों में से हमें बताना है राइट ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन है बहुत ही, देखिए कैसे करेंगे हम, हमसे 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है तो हम 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इस तरह से। सबसे पहले 2 के टेबल से ये हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर ये हमारा किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर 3 के टेबल से 13 टाइम में और फिर 13 के टेबल से 1 टाइम में। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 B ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारा 7th क्वेश्चन का B ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो इसमें हिंदी मीडियम में आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चतुर्थांश होता क्या है। जैसे ये हमारा एक सर्कल है तो सर्कल का 4th पार्ट, जैसे कि ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो 4th पार्ट होता है हमारा, इसी को चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें थीटा जो होता है यानी कि एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हमसे एरिया पूछा है क्वाड्रेंट का, तो एरिया कैसे बताएंगे, इसके लिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो फर्स्ट ये मेथड है कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जो फॉर्मूला होता है वो हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है और आर यानी रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या बचा 22
इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया इस क्वाड्रेंट का, यानी ये हमारा आंसर है 154। तो ये रहा डी ऑप्शन में 154। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th में देखिए, द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा विद द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर इज 27.5, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो इसमें हमें बोला गया है कि ये जो हमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इनका मीडियन हमने दिया गया है 27.5, और ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी मीडियन वाला क्वेश्चन होता है तो जो हमें डेटा दिए गए होते हैं उनको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, अरेंज करना होता है। तो ये पहले से ही ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हैं। ठीक है, तो हमसे इसमें x की वैल्यू पूछी गई है, जो ये x आप देख रहे हैं, तो x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें हम मीडियन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन यानी कि माध्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दिए गए आंकड़ों का माध्यक जिनके प्रेक्षण आरोही क्रम में है 27.5 है, x का मान है, x का मान हमसे इसमें पूछा गया है। तो अब करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। मीडियन यानी कि माध्य का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो यहां से अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस n की जगह पर 8/2 और ये प्लस n की जगह पर 8/2 और प्लस में 1 और अपॉन में क्या है 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 4th हमारा बचा 4th टर्म प्लस ये 4 + 1 यानी कि 5th टर्म अपॉन 2। अब देखना आगे, यहां से अब हम क्या करेंगे, 4th टर्म प्लस 5th टर्म है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमारा 4th टर्म कौन सा होगा, तो ये 1st 2nd 3rd 4th टर्म ये है x + 2, तो इसकी जगह पर x + 2 लिखेंगे। ये प्लस यहाँ आ गया 5th टर्म, तो 5th टर्म हमारा x + 3 है, तो ये x + 3 आ गया अपॉन क्या है 2। और ये मीडियन हमें कितना गिवन है 27.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए ये 2 डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 55 इक्वल में x + x 2x 2 + 3 5। 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 55 में से 5 माइनस होके 50 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, इधर x बचा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 25 आ गया। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 25, ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AP AQ एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल if AB 5 cm, AC 6 cm and BC 4 cm, then the length of AP in centimeter is। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये AP एंड AQ एंड ये BC, ये हमें टेंजेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में रीड कर लेना। दिए गए चित्र में AP AQ और BC वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB 5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है। तो AP की लंबाई हमसे पूछा है। AP यानी ये जो आप देख रहे हैं इसकी लेंथ हमसे पूछी गई है, जो कि टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है। तो इसका एक शॉर्ट मेथड आपको याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। देखिए, जब भी इस तरह का फिगर आपको दिया गया हो जिसमें सर्कल और सर्कल के ऊपर इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिया गया हो जिसकी तीनों साइड्स आपको गिवन हो, इसकी तीनों साइड्स गिवन है। ये जो AB साइड है ये 5 सेंटीमीटर, इसके अलावा AC जो साइड है ये 6 और BC यानी ये वाली साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों साइड हमें दिया गया है इनका सम कर देंगे, यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे।
तो 5 और 6 11 और 4 ये हो जाएगा 15। और हमसे क्या पूछा है, ये एपी टेंजेंट की वैल्यू यानी इसकी लेंथ पूछी गई है, तो इसको हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 ये रहा बी ऑप्शन में। तो इसका शॉर्ट मेथड ही आपको याद रखना है, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो 7.5 आंसर हो जाएगा हमारा 10th नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद 11th क्वेश्चन आ गया, तो 11th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 10 तक हमने कर लिया है, 11th क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।